तो नमस्कार अपने सभी साथियों को। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसी तरीके से अपना करते रहेंगे। आज अपना है ग्रास ओपर टिड्डा, यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से सवाल आ ही जाते हैं, हमेशा ही आते हैं इसके सवाल। तो इसके अंदर अपना बात करते हैं भी लोकस्ट है या फिर इसको टिड्डा ग्रास ओपर बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कि ये जो लोकस्ट है इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से, इसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करेंगे, इसकी जो पूरी बॉडी है वो किस प्रकार से डिवाइडेड होती है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार से प्रोसेस करता है, इसका एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे इसके अंदर। तो अपने करते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चैप्टर का नाम, चैप्टर कौन सा, 11 नंबर है, टिड्डे का जीवन चक्र और उसका कृषि में महत्व। एंड द ग्रास ओपर, उसके क्या लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने बात क्या करेंगे इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है अपना, हीरोग्लाइफस बेनियान या फिर हीरोग्लाइफस निग्रोरिप्टेल्स। कौन कौन सा है, हीरोग्लाइफस बेनियान या फिर हीरोग्लाइफस निग्रे रिप्टेल्स। याद रख लेना अच्छे से, क्या है, हीरोग्लाइफस बेनियान, हीरोग्लाइफस बेनियान, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। हीरोग्लाइफस बेनियान, हीरोग्लाइफस बेनियान, हीरोग्लाइफस निग्रोरेप्टेल्स, हीरोग्लाइफस निग्रोरेप्टेल्स, हीरोग्लाइफस निग्रोरेप्टेल्स। याद करेंगे बार बार, हो जाएगा अपना। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सामान्य विशेषताएं क्या है कि ये जो ग्रास ओपर होता है इसकी विशेषता क्या है, क्या क्या चीजें मिलती है इसके अंदर। सबसे पहले क्या है, कौन से संघ का है, ऑर्थोपोडा संघ का है। इधर लिख लेना है इसको, इसका फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, ये रोपोडा बचा हुआ है, ये ऑर्थोपोडा है, ठीक है। फाइलम ऑर्थोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा, इसकी क्लास कौन सी है, इंसेक्टा है, फाइलम कौन सा है इसका, ऑर्थोपोडा है। फिर इसको क्या कहते हैं, खरीफ का टिड्डा या फिर खरीफ खरीफ ग्रास ओपर भी कहते हैं, खरीफ ग्रास ओपर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ खरीफ की फसलों को ही नुकसान पहुंचाता है मुखांगों द्वारा, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है, खरीफ वाली फसलों को पहुंचाता है, इसके लिए इसे क्या कहते हैं, खरीफ का टिड्डा कहते हैं। फिर अगर बात करें कैसा है, बेचारा शाकाहारी है और विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी का मतलब पूरे दुनिया के अंदर फेमस है। कैसा है, हर्बीवोरस एंड कॉस्मोपोलिटियन है। कॉस्मोपोलिटियन मतलब कि पूरे देश में फैला हुआ है, हर जगह मिल जाता है ग्रास ओपर टिड्डा, ठीक है। फाउंड वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मिलता है। अब इसका जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था काइटिन से क्या बना होता है, अर्थवॉर्म के सेट्स बने होते हैं, शूक बने होते हैं, किस आकार के होते हैं, एस आकार के होते हैं। एक और चीज की थी, काइटिन की क्या बनी होती है, कोशिका की भित्ति बनी हुई होती है, कोशिका की नहीं, कवक की, ठीक है। इसके शरीर पर क्या होते हैं, विभिन्न रंग के धब्बे पाए जाते हैं, अलग अलग चितकबरा सा होता है, इसमें कहीं भूरे मिल जाएंगे, कहीं कुछ धब्बे मिल जाएंगे। तो इसमें क्या मिलते हैं, धब्बे मिल जाते हैं। और सामान्य कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, भूरे और स्लेटी रंग का हो सकता है। कैसे हो सकता है, हरा भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, स्लेटी भी हो सकता है, अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से अलग अलग होता है। तो पहली बात, किस संघ का है, ऑर्थोपोडा संघ का है। कौन से वर्ग का है, कौन सी क्लास का है, इंसेक्टा क्लास का है। फिर इसके अंदर बात की थी हमने कि इसको खरीफ का टिड्डा क्यों कहते हैं, यानी खरीफ ग्रास ओपर क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज डैमेज खरीफ क्रॉप्स, यानी सबसे ज्यादा खरीफ क्रॉप को क्या करता है, डैमेज करता है, किसके द्वारा, अपने माउथ पार्ट के द्वारा, अपने मुखांगों के द्वारा। फिर अपन ने बात की थी कैसा होता है, शाकाहारी होता है और कहाँ तक है, विश्वव्यापी है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, हर्बीवोरस है। फिर बात की थी टिड्डे का बाह्य कंकाल, एक्सटर्नल जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। फिर अपन ने बात की थी इसका रंग कैसा हो सकता है, धब्बे हो सकते हैं, हरा भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, स्लेटी रंग का भी हो सकता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं
कि इसकी पूरी संरचना कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो केंचुआ ये होता है, अब ये जो टिड्डा होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो सिर हो गया, ये वक्ष हो गया, ये उदर हो गया। अब सिर, वक्ष, उदर। सिर के अंदर क्या होती है? आंखें होती हैं, एंटीना होते हैं, मुख होते हैं, मुखांग होते हैं। अब जो वक्ष होता है उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोथोरेक्स, इसको बोलते हैं मीजोथोरेक्स, इसको बोलते हैं मेटाथोरेक्स। यानी कि पूर्व थोरेक्स, थोरेक्स, मध्य थोरेक्स और पश्चिम थोरेक्स। और ये उदर होता है, ये होता है 10 से 11 के बीच में डिवाइड होता है। कुछ कहते हैं 10 में होता है, कुछ कहते हैं 11 भाग में डिवाइड होता है। तो अपने बात करते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है? टिड्डे के मुख्य कितने भाग में विभाजित होता है? 3 में होता है, सिर, मुख और उदर। यानी कि हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, सिर, वक्ष और उदर। फिर अपनी बात करते हैं सबसे पहले सिर की। सिर के अंदर डिवाइड होता है, तो देखते हैं सबसे पहले सिर। सिर में क्या आता है? सिर में क्या होगा? पहले खंड के अंदर होता है, ठीक है। क्या मिलता है? मुंह भी मिल जाता है, नेत्र भी मिल जाते हैं और श्रृंगिकाएं यानी एंटीना। श्रृंगिकाएं मत लिखना, एंटीना ही लिख देना, ठीक है। ये चीजें होती है। अब आंख की अगर बात करें तो कितनी होती है? 5 आंख होती है बेचारे में। कितनी होती है? 5 होती है। उसमें सिर्फ 2 जोड़ी होती है, यानी कि इस तरीके से। एक तो 3 आंखें होती है ऐसे, और ऊपर 2 और होती है। अब इन 2 को क्या बोलते हैं? संयुक्त आंखें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त आंखें, कंपाउंड आईज। अब ये कंपाउंड आईज ही क्या करती है? देखने का काम करती है, दृष्टि का काम करती है। देखने का काम कौन करती है? कंपाउंड आईज या संयुक्त आंखें करती है। तो बाकी बची हुई 3 आंखें क्या करती है? उनको बोलते हैं सिंपल आईज या ओसिलाई। उसे क्या बोलते हैं? सिंपल आईज या ओसिलाई बोलते हैं। करती क्या है? संवेदी अंग की तरह काम करती है। जैसे लाइट वगैरह तेज है, ये कम है, उसका पता करने का काम कौन करती है? ये 3 आंखें करती है, सिंपल आईज या ओसिलाई करती है। तो सबसे पहले आंख कितनी होती है? 5 होती है। उसमें से 2 आंख होती है ऊपर वाले, उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड आईज बोलते हैं, संयुक्त आंखें बोलते हैं। क्या काम आती है? देखने के काम आती है। फिर नीचे की बची हुई 3 आंखें हैं, उसको क्या कहते हैं? सिंपल आईज, सरल आंखें होती हैं, या फिर ओसिलाई बोलते हैं। क्या काम आती है? संवेदी अंग की तरह काम करती है। या लाइट को ज्यादा, लाइट की इंटेंसिटी कम है, ज्यादा है, इसको क्या करती है? पहचानती है। फिर इसके मुख के बारे में बात करें। इसका मुख क्या होता है? अधोमुखी होता है, हाइपोग्लैंथस होता है। क्या होता है? हाइपोग्लैंथस होता है या अधोमुखी होता है। अधोमुखी का मतलब होता है इसका मुंह कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है। कि अगर अपने टिड्डे की शक्ल बनाते हैं तो मुंह इसका कहाँ होता है? नीचे होता है। इसको बोलते हैं अधोमुखी या हाइपोग्लैंथस। कैसा होता है? नीचे की तरफ मुंह होता है, और इसके सिर पर अधर सतह पर स्थित होता है। जो सिर की अधर सतह पर, वेंट्रल सतह पर, नीचे वाली सतह के ऊपर क्या होता है? उपस्थित होता है। श्रृंगिकाओं की सहायता से सुनने, गंध पता करने में, स्वाद का ज्ञान करने में और रास्ते का पता करने में काम आती है। तो देखो 3 चीजें पड़ी थी। सिर के अंदर, मुंह के अंदर, मुख के अंदर, या सिर के अंदर क्या होती हैं? आंखें होती है, एंटीना होता है, और मुख, आंखें, एंटीना, ठीक है। आंखें कितनी होती है? 5 होती है। उसमें से 2 आंखें होती है ऊपर वाली, वो कैसी होती है? कंपाउंड होती है, जो कि देखने का काम करती है, दृष्टि का। फिर नीचे की 3 आंखें सिंपल होती है, ओसिलाई कहते हैं जिसे, जो कि क्या करती है? संवेदी अंग है, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने का काम करती है, बताने का काम करती है। फिर अपन ने बात की थी भी, इसका जो मुख होता है वो कैसा होता है? अधोमुखी होता है, हाइपोग्लैंथस होता है, नीचे की तरफ होता है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर। ऊपर वाली तो सरफेस हो जाएगी, नीचे वाली वेंट्रल सरफेस हो जाएगी, नीचे वाली सतह के ऊपर होता है। और फिर अपन ने बात की इसकी जो एंटीना है वो क्या काम करते हैं? इसको सुनने में सहायता करते हैं, इसको गंध पहचानने में सहायता करते हैं, उसको स्वाद का ज्ञान करवाने में। इनकी विद द हेल्प ऑफ एंटीना इट डिटेक्ट साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड नेविगेट इट्स वे। नेविगेट करती है, अपने रास्ते को पहचानती है, रास्ते की पहचान करना।
रास्ते का पता लगाने का भी काम कौन करती है? एंटीना करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, वक्ष। ठीक है, भी इसका जो थोरेक्स वाला पार्ट है, बीच वाला है, वो कितने भागों में बंटा होता है? 3 भागों में बंटा होता है। यह शरीर का मध्य भाग होता है जो कि 3 भागों में बंटा होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स बताया था पहले ही। पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोथोरेक्स बोलते हैं। बीच वाले भाग को अगर अपन बनाए ऐसे, ये 3 भाग में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं प्रोथोरेक्स, इसको बोलते हैं मीजोथोरेक्स, इसको बोलते हैं मेटाथोरेक्स। यानी इसको अग्रवक्ष, इसको बोलते हैं मध्यवक्ष, इसको बोलते हैं पश्चवक्ष। फिर वक्ष के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे मिलती हैं, यानी कि एक जोड़ी का मतलब 2 टांगे इधर हो गई, 2 टांगे इधर हो गई, 2 टांगे इधर हो गई, तो टोटल कितनी टांगे होंगी? 6 टांगे होंगी। तो इसमें कुल कितनी टांगे मिलती है? 6 टांगे मिलती हैं। पश्चवक्ष की टांगे दृढ़ होती है, पीछे वाली क्या होती है? ज्यादा जो जंप करने के लिए हेल्प करती है, वो कहाँ की होती है? वो मेटाथोरेक्स के अंदर होती है। अब जो मजबूत और अपेक्षाकृत मोटी होती है, जिसकी वजह से ये अपनी लंबाई की 20 गुना दूरी को क्या कर सकता है? छलांग लगा सकता है, कूद सकता है, जंप कर सकता है। 20 टाइम जंप कर सकता है अपने लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई के बाद समझ में। थोरेक्स क्या है? बीच वाला पार्ट है, 3 भाग में डिवाइड होता है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रो, मीजो और मेटा के अंदर क्या होते हैं? दो, एक एक जोड़ी पैर होते हैं। टोटल कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। और फिर अपन ने बात की कि इसकी जो लास्ट वाली टांगे क्या होती है? मजबूत होती हैं, जो अपने से 20 टाइम ज़्यादा दूर कूद सकती हैं। फिर इसकी टांगों के बारे में बात करें तो इसकी टांगे हैं वो 5 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। इनके नाम याद रखने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो ऊपर से स्टार्ट होता है वो क्या होता है? कोक्सा, ट्रोकेंटर। क्या होता है? कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। क्या होता है? कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। याद रखना है इसको, नाम को। कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। पांचों नाम याद हो जाने चाहिए। जैसे ऊपर से लगेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। इस तरीके से इसकी टांगें हैं वो विभाजित होती हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि बीच वाले और पश्च भाग पर एक एक जोड़ी क्या मिलते हैं? पंख मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे? ध्यान रख लेना। मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स के अंदर। अब मीजो और मेटा के अंदर एक एक जोड़ी मिलते हैं, यानी कि टोटल कितने पंख हो गए भाई? 4 पंख होते हैं, लेकिन पेयर में कितने हो गए? जोड़ी में 2 पेयर मिलते हैं मेटाथोरेक्स के, 2 जोड़ी मिलते हैं टोटल विंग्स पेयर के अंदर। और टोटल बात करें तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर बात करें अपने एब्डोमेन की, उदर की, एब्डोमेन के अंदर बात करें सबसे पहले कितने पार्ट में डिवाइड होता है? उसने कहा कि 11 पार्ट में डिवाइड होता है किसी साइंटिस्ट ने। लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या मानते हैं? इसको 10 ही भाग में विभाजित मानते हैं। कुछ कहते हैं 11 में है, कुछ कहते हैं 10 में है। लेकिन 11 जो सेगमेंट है, 11वां जो खंड है, वो क्या है? मलाशय है, प्रोक्टीजर है। क्या है? जो 11 वाला पार्ट होता है वो क्या होते हैं? प्रोक्टीजर बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं उसे। अब कई साइंटिस्ट क्या कहते हैं? जो 10 कहते हैं वो कहते हैं वो 10वें का ही पार्ट है कि पीछे बचा हुआ है। लेकिन कुछ क्या कर देते हैं? उसे अलग कर देते हैं, मलाशय को। ठीक है, तो यानी कि जो प्रोक्टीजर है इसको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। और वे 10वें खंड का ही अवशेष ही होता है। वो कुछ दो 10 मानते हैं, वो क्या कहते हैं? ये जो प्रोक्टीजर है वो क्या है? 10वें का ही पार्ट है। लेकिन जो 11वां बताते हैं वो कहते हैं इसको अलग कर देते हैं, बोले 11वां प्रोक्टीजर क्या है? अलग है, मलाशय अलग है। उदर का प्रथम खंड जो कि पश्च वक्ष से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? श्रवण अंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? श्रवण अंग, या फिर टिम्फेनियम, या हियरिंग ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि अपना जो ये यहाँ है, यहाँ से इसका एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो जुड़ता है इसको क्या बोलते हैं? हियरिंग ऑर्गन बोलते हैं,
या फिर टिम्फेनम बोलते हैं, या श्रवण अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रवण अंग। पर इसकी देखो, अब पृष्ठ सतह जो होती है, इसकी ऊपर वाली सतह, वो सतह पर उपस्थित काइटिन के बाह्य कंकाल को क्या कहते हैं? टर्गम कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसके जो ऊपर होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्गम। क्या बोलते हैं? टर्गम। जो सरफेस के ऊपर होता है, फिर वधर अधर वेंट्रल के ऊपर होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? स्टर्नम। ऊपर वाले को टर्गम, नीचे वाले को स्टर्नम बोलेंगे। और फिर क्या है? तथा पार्श्व लेटरल को क्या बोलते हैं? प्लूरोन बोलते हैं। जो साइड में होता है यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? प्लूरोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्लूरोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लूरोन बोलते हैं। तो याद हो गया, ऊपर वाली सतह को क्या बोलते हैं? टर्गम बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। और जो पार्श्व लेटरल के अंदर होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्लूरोन बोलते हैं। आई क्या बात समझ में? इतनी इतनी बात अगर आई समझ में, तो आगे चलते हैं। तो देखो, अगर एब्डोमेन की बात करें, तो कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं? 11 पार्ट में डिवाइड होता है। कुछ क्या कहते हैं? 10 पार्ट में डिवाइड होता है। जो कहता है 10 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, वो कहता है इसके जो लास्ट पार्ट में क्या मिलता है? प्रोक्टिजर मिलता है, मलाश्य मिलता है। और जो मलाश्य होता है, जो प्रोक्टिजर होता है, वो क्या होता है? 10वें पार्ट का ही कुछ अवशेषी भाग होता है, जो पीछे बचा हुआ होता है। उसका क्या है? ये वेस्टेंगुअल पार्ट ऑफ द 10th सेगमेंट, उसका वेस्टेंगुअल पार्ट है, अवशेषी भाग है। फिर अगर बात करें इसके प्रथम खंड और पश्च थोरैक्स, यानी कि जो एब्डोमेन है उसका पहला, उदर का पहला भाग, और जो थोरैक्स है, वक्ष है, उसका लास्ट भाग, दोनों के बीच में जहाँ पे मिलता है, उसे क्या कहते हैं? श्रवण ग्रंथ, श्रवण अंग कहते हैं, या फिर हियरिंग ऑर्गन कहते हैं, या टिम्फेनम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टिम्फेनम कहते हैं। फिर इसकी जो पृष्ठीय सतह है, डोर्सल जो है, सरफेस है, उसको क्या बोलते हैं? टर्गम बोलते हैं। वेंट्रल सरफेस को क्या बोलते हैं? इसके स्टर्नम बोलते हैं। और इसकी लेटरल सरफेस को क्या बोलते हैं? इसको प्लूरोन बोलते हैं। ये याद कर लेंगे अपने साथ साथ में, बोलते चलोगे तो साथ साथ में याद हो जाएगा। फिर इसमें बात करते हैं श्वसन छिद्र की और लैंगिक द्विरूपता की। अरे भाई, ठीक है, देखते हैं कि इसके उदर के 10वें खंड के अंदर क्या होता है। इसके उदर के अंदर एब्डोमेन में कितने पार्ट होते हैं? 10 पार्ट होते हैं। 10 क्या होते हैं? पोर होते हैं। ये मान लो इसका एब्डोमेन है पीछे, इसमें कितने पोर हैं? 10 पोर मिलते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। 8 पहले 8 उदर खंडों पर, और 2 क्या मिलते हैं? वक्ष खंडों पर को मिला करके, यानी कि 8 इस पे मिलेंगे, 2 किन पे मिलेंगे? वक्ष पे मिलेंगे। इस तरीके से होता है। और इसमें क्या होता है? प्लूरोन पर सतह पर 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। 10 जोड़ी क्या होते हैं? श्वसन छिद्र मिलते हैं। अब 10 जोड़ी का मतलब हो गया, 10 पेयर का मतलब हो गया कितने पोर हैं? 20 पोर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? प्लूरोन के ऊपर। प्लूरोन कौन सा होता है? किसी नहीं, इसकी अर्थ ग्रास ऊपर की जो पार्श्व लेटरल सरफेस है, उसके सतह को क्या बोलते हैं? प्लूरोन बोलते हैं। और इसकी लेटरल सरफेस, यानी कि इसकी साइड वाली, मान लो केंचुआ ये ऊपर है, ये नीचे, ये साइड वाली सतह। तो साइड वाली सतह के ऊपर क्या होते हैं? छेद होते हैं 10 जोड़ी, जो कि वातावरणीय गैसों का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। स्पायरकल होते हैं। फिर टिड्डे में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या मिलती है टिड्डे के अंदर? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलता है। क्या मिलता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, द्विरूपता, यानी दोनों क्या होते हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं। मॉर्फोलॉजी दोनों की अलग अलग होती है। डाइमॉर्फिज्म समरूपता का मतलब है,
द्विरूपता का मतलब है दोनों का रूप क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। ठीक है। और सेक्सुअल डीमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म क्या है, डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब अलग अलग। मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी मतलब इसकी संरचना क्या है, अलग अलग मिलेगी, स्ट्रक्चर अलग अलग मिलेगी। कैसे देखो कि जो मादा होती है उसकी जो लास्ट वाला पार्ट होता है पीछे, वो क्या होता है, लंबाई एक समान होती है उसकी, बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन जो मेल होता है उसकी जो पीछे का भाग क्या होता है, नुकीला होता है। और पीछे का कौन सा भाग, नौवां और दसवां खंड, नौवां और 10th जो पार्ट है वो क्या होता है इसका, नुकीला होता है। लेकिन मादा का कोई भी नुकीला नहीं होता, फीमेल का कोई भी नुकीला पार्ट नहीं होता। फिर ये क्या, ओविपोजिटर होता है इसके अंदर, अंड निपेक्षक, यानी कि अंडे देने की जगह। अब इसके सबसे पिछले ये छोड़ो, मादा के उधर अंतिम भाग में क्या होता है, अंड निपेक्षक होता है, ओविपोजिटर होता है। ओविपोजिटर का काम क्या होता है, जिसे अंडों के लिए गड्ढा खोद करके जिन्हें जमीन में दबा सके, ओविपोजिटर मिलेगा सबसे लास्ट वाले भाग के अंदर, जो उसका काम क्या है, अंडों को गड्ढा खोद करके दबाने का काम है। आई बात समझ में कि इसमें क्या होते हैं, लेटरल सरफेस के ऊपर या प्लूरल सरफेस के ऊपर 10 जोड़ी क्या मिलते हैं, रेस्पिरेटरी पोर्स मिलते हैं, जो कि गैसों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फिर इसके बाद में अपन ने देखा कि टिड्डे में क्या होती है, डाइमॉर्फिज्म मिलता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, लैंगिक विरूपता होती है। दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, मादा के जो पीछे की लेंथ होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, इक्वल होती है, लेकिन जो मेल की है वो पीछे से क्या होती है, पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है। कौन कौन से पार्ट में, और 10 के अंदर। फिर इसमें ओविपोजिटर के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होता है, सबसे लास्ट वाले पार्ट में एक ओविपोजिटर अंड निपेक्षक होता है, जो कि अंडों को मिट्टी में गड्ढा करके दबाने में काम आता है। अब टिड्डे के मुखांग के बारे में बात करें, भी टिड्डे का मुंह होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कैसा होता है। पहली बात तो बाइटिंग एंड चीविंग होता है। कैसा होता है, बाइटिंग एंड चीविंग मतलब कि काटने वाला और चबाने वाला, चीव करने वाला, जैसे च्युइंगम चीव करते हो, चबाते रहते हो वैसे। और बाइटिंग काटने वाला, ऐसे जैसे कुत्ता काट लेता है। फिर अगर बात करें कि किस प्रकार के होते हैं, प्रीमिटिव टाइप के होते हैं, आदिम प्रकार के होते हैं, पुराने टाइप के चल रहे हैं, बेचारे में मॉडिफाई नहीं हुए। ठीक है, ये पत्तियों को काट करके उनमें अनियंत्रित छिद्र बना देते हैं। और टिड्डे में निम्न प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। बहुत तरीके के मुखांग होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। देखते हैं, चलो पहली बात तो ये किस तरीके के मिलेंगे, बाइटिंग एंड चीविंग, काटने और चबाने वाले होते हैं। जो एक नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक नंबर को बोलते हैं लेब्रम या ऊपरी होठ, लेब्रम या अपर लिप। अब जो केंचुए में भी क्या होते हैं, होठ होते हैं। केंचुआ कहाँ से आ गया, जो टिड्डा होता है, ग्रास ऊपर होता है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, अपर लिप्स होते हैं, लोअर लिप्स भी होता है। वो लोअर लिप्स अपने लास्ट में देखेंगे। ठीक है, पहले अपर लिप के बारे में बात करें। अपर लिप का दूसरा नाम क्या है, लेब्रम है। क्या है, लेब्रम है। अब लेब्रम क्या होता है, काइटिन की बनी हुई एक चपटी प्लेट जैसी संरचना होती है, जो कि मुख के सामने एक छज्जे के रूप में ढकी हुई होती है। दिस इज ए फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ काइटिन। किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। विच एक्ट लाइक ए रूफ और वीजर इन फ्रंट ऑफ द माउथ। वो क्या होती है, माउथ के सामने होती है, वो एक रूफ की तरह या वीजर की तरह लगी रहती है, द पार्शली कवरिंग इट, और उसको छुपाए हुए रहती है, पार्शली कवर करके रखती है। अब इसका डायग्राम देखें तो डायग्राम हो गया ये वाला, ये डायग्राम कुछ अपने ऐसे बना सकते हैं, वो वाला बढ़िया रहेगा डायग्राम, उधर वाला। वो वाला देखते हैं, चलो। सबसे पहले क्या लाओगे, इधर से ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, फिर इधर से, फिर इधर से ऐसे आया, इधर से चला गया, इसको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया। ये लो, अपना बन के तैयार है डायग्राम। ये क्या है, इसका नीचे वाला होठ है। ठीक है, इस तरीके से बना लेना। फिर आता है इसका मैंडिबल या चिबुक अस्थि, चिबुक अस्थि बोलते हैं, जिसको काटने का काम करता है।
तो मैंडिबल याद रखना अच्छा रहेगा, चिबुकास्ती वगैरह तो ठीक नहीं रहता। मैंडिबल, अब मैंडिबल कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी का मतलब होते कितने हैं, दो होते हैं, वन पेयर यानी कि दो। इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, एंड द फंक्शन इज कट एंड मेस्टिकेट च्यू द फूड, क्या करते हैं, उसको काटने का काम करते हैं, उसको च्यू करने का काम करते हैं, किसको, भोजन को काम करना है ऐसा। ठीक है, इसके भीतर भीतरी सतह, इसके अंदर क्या होता है, हम्म, अब इसकी भीतरी सतह पे कैसे होते हैं, आरी के जैसे दांत मिलेंगे अपने को, यानी स्रेटेड टीथ, आरी के जैसे मिलेंगे, जैसे ये दिख रहा है, दिख रहा, ये दांत होते हैं, ये काटते हैं, किसी भी चीज को, पत्ता मिल जाए, कुछ ही मिल जाए, उसको काट के फेंक देते हैं। तो इसको बना लेंगे अपने अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसको क्या बना सकते हैं, ऐसे बना लो। हम्म, हम्म, एक इधर से बना लो, ये लो, इस तरीके से। ये क्या बन गए अपने, मैंडिबल बन गए। या फिर इस तरीके का बना लो, अब जिसको ज़्यादा ड्राइंग आती है वो उस तरीके का बना लो, ऐसे भी ऐसे, ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे आया, इस तरीके से बना लो, ताकि काटा पीटी वाला ना लगे अपने को ज़्यादा। ठीक है, मैंडिबल भी खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करें किसकी, लेब्रम की। तो लेब्रम कैसा होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट प्लेट लाइक होता है, और किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। कैसे बिहेव करता है, किसकी तरह दिखता है, रूफ या वीजर की तरह इन फ्रंट ऑफ द माउथ, मुंह के सामने सबसे पहले छज्जा जो होता है वो इसी का होता है, किसका, लेब्रम का। फिर मैंडिबल, मैंडिबल क्या काम करता है, इसको काटने पीटने का काम करता है, वो सारा का सारा मैंडिबल का काम होता है। ठीक है, मैंडिबल का काम होता है, कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, इनको काटने का, पीटने का, चीविंग और बाइटिंग का काम होता है। और इसके अंदर क्या होती हैं, स्कैटर्ड होते हैं बिल्कुल की, यानी कि इसमें आरी जैसे दांत लगे हुए होते हैं। फिर मैग्जीलिया, जम्बिका बोलते हैं। मैग्जीलिया क्या करती है, कि चीजों को पकड़ के रखती है, यानी जो पत्ता है उसको पकड़ने का काम कौन करेगी, वो करेगी मैग्जीलिया। कौन करेगी, मैग्जीलिया करेगी। यह मैंडिबल के ठीक पीछे होती है, इन सभी संख्याओं में एक जोड़ी होती है, वन पेयर होता है, क्या होता है, वन पेयर होता है इसका, संख्या में एक होगी, और मैंडिबल के पीछे होती है, उससे आसानी से काट सके, ताकि ये पकड़े रखती है। इसके आधारी भाग को, प्रोमिक्सल पार्ट को क्या कहते हैं, कार्डो कहते हैं। अब इसमें भी दिख रहा होगा, सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपने कार्डो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डो। ओ, हम्म, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कार्डो, सबसे नीचे वाले भाग को। फिर उसको क्या बोलते हैं, स्टाइपिस बोलते हैं, उसके ऊपर वाले भाग को या दुरस्थ भाग को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले कोने को स्टाइपिस। जैसे इसमें एक इस तरीके का नुकीला सा निकला होता है, उसको बोलते हैं स्टाइपिस। और इसमें क्या आता है, लेसनिया, गैलिया, मैक्सिलरी पेल्प, ऐसे भी चीजें मिलती हैं। तो ये वाला डायग्राम है, उसको बनाओगे कैसे, पहले इसका बेस बनाओ, ये अपन ने बना दिया इसका बेस। फिर थोड़ा सा इसको बोतल की तरह ऊपर लेके जाओ, ऐसे करके, ठीक है, आ गया। फिर इसमें क्या होता है, एक तो लेसनिया होता है, इधर इधर क्या होता है, इसमें लेसनिया लगा होता है, ऐसे करके,
ऐसे इसमें लेसनिया हो गया। अब ये इसमें गैलिया लगा होता है, इधर गैलिया होता है, और फिर क्या होता है इधर मैक्सिलरी पल्प होती है, ये मैक्सिलरी पल्प होती है। और देखो इसको क्या बोलते हैं, कार्डो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइपिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइपिसर, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइपिसर। दुरुस्त भाग ये थोड़ी होगा। अच्छा, यही होता है, स्टाइपिसर इधर नहीं, इसको स्टाइपिसर इधर करो, ठीक है। ये स्टाइपिस आ जाएगा, ये अपना कार्डो आ जाएगा, ये अपना क्या आ जाएगा, लेसनिया आ जाएगा, ये अपना गैलिया आ जाएगा, और ये अपना क्या आएगा, मैक्सिलरी पल्प आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यानी जंबिका के अंदर अपन ने याद क्या करना है, एक जोड़ी होता है, क्या करता है, किसी चीज को पकड़ने के लिए आसानी होता है ताकि वो काट ले। इसके जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्डो बोलते हैं, और सबसे दूर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपने स्टाइपिस बोलते हैं। और इसमें दो तीन पार्ट और होते हैं, लेसनिया हो गया, मैक्सिलरी पल्प हो गया, और अपना गैलिया हो गया। डायग्राम तो जरूर आएगा। लेब्रम, लेब्रम तो ऊपर वाले होठ को बोलते हैं, नीचे वाले होठ को बोलते हैं लेबियम, क्या बोलते हैं, लेबियम, लेब्रम या लोअर लिप, ठीक है। अब लेबियम क्या होता है, जो अपना मैक्सिलिया होता है, मैक्सिलिया के भी पीछे होता है, जो कि मुंह को क्या करना है, बंद करने का काम करता है। बंद भी किस प्रकार से करता है, कि इसका भोजन ग्रहण करने में, इंजेस्शन में सीधा इसका योगदान नहीं होता, लेकिन किंतु ये कुतरे हुए भोजन को बाहर नहीं निकलने देता, यानी कि इसको काटने पीटने में ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन जो खा लिया उसको बाहर नहीं आने देता है, ठीक है, जो नीचे वाला होठ है, ठीक है, बाहर गिरने से रोक देता है। और इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे लिंगुला, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम, और लेबियल पल्प। ये क्या है, लेबियम है तो इसमें लेबियम पल्प है, मैक्सिलरी था तो मैक्सिलरी पल्प होती थी उसमें। अब देखो इसके अंदर, इसमें अपन ने बनाया पहले इसका बेस, इसको बोलते हैं मेंटम, ठीक है। मेंटम पे दो इसकी लेबियम पल्प बना दिए ऐसे, और इधर क्या है इसका, इस तरीके से, ये क्या, लिंगुला बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लिंगुला, लिंगुला हो गया। ये मेंटम हो गया, ये सब मेंटम हो गया, ये मेंटम हो गया, ये प्री मेंटम हो गया। आगे के बात समझो, सब मेंटम, मेंटम, प्री मेंटम, ये लिंगुलरा पेल्प हो, ये लेबियम पेल्प हो गया, ये लिंगुला हो गया, बीच का पार्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। फिर आती है हाइपोफेरेनिक्स, यानी कि अधोग्रष्णी, जिसको जीभ भी बोलते हैं इसकी। हाइपोफेरेनिक्स क्या होता है, काइटिन रहित नॉन काइटिन एक बेलनाकार संरचना होती है, जिसे जीभ भी कहते हैं। कैसी होती है, बेलनाकार संरचना होती है, लेकिन इसमें काइटिन नहीं होता। पहले होठ था उसके अंदर काइटिन था, बाकी के अंदर भी काइटिन है, लेकिन इसके अंदर काइटिन नहीं है। लेकिन इसमें क्या मिलती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स मिलती है, लार ग्रंथियां मिलती है। जीभ है तो लार ग्रंथियां मिलेंगी। डायग्राम कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, या तो ऐसा बना लो या फिर ऐसा बना लो। फिर इसका जीवन चक्र क्या होता है, इसकी सामान्य जानकारी। तो इसका जो जीवन चक्र होता है वो अपूर्ण होता है। एक तो दो तरीके का होता है, पूर्ण जीवन चक्र, एक होता है अपूर्ण जीवन चक्र, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट जीवन चक्र किसे बोलते हैं, कंप्लीट जीवन चक्र उसे बोलते हैं जिसके अंदर प्यूपा और लार्वा स्टेज आती है, जिसके अंदर क्या आती हो, प्यूपा और लार्वा स्टेज आती है, वो कंप्लीट होता है। जिसके अंदर प्यूपा और लार्वा स्टेज नहीं बनती, वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से में, अंडा, निम्फ और एडल्ट। अंडा, निम्फ और एडल्ट। अगर कोई कंप्लीट होगा तो कंप्लीट के अंदर क्या होगा, अंडा होगा, या फिर एडल्ट, एडल्ट से अंडा, अंडे से क्या बनेगा, लार्वा, लार्वे से प्यूपा बनेगा, फिर वापस एडल्ट बन जाएगा। तो उसमें चार स्टेज होती है। इसमें कितनी स्टेज होती है, तीन होती है। तीन है तो कैसा है, इनकम्प्लीट है, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका। क्या है ये, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, प्रत्यक्ष परिवर्धन है। लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण रूपांतरण है। इसका जीवन चक्र है जो रूपांतरित होता है वो क्या है, अपूर्ण तरीके से है। सबसे पहले अंडे के बारे में बात करते हैं।
अंडे कब दिए जाते हैं? ये सितंबर और अक्टूबर में टिड्डे में संयुग्मन मेटिंग की प्रोसेस होती है, एक कपलेशन होता है। इसकी प्रक्रिया के पश्चात नर टिड्डा निपट जाता है, यानी कि मेटिंग के बाद नर निपट जाता है और अंडे देने के बाद मादा निपट जाती है, फीमेल खत्म हो जाती है। फिर क्या करते हैं, उदर के अंतिम खंड में जनन अंग या अंड निषेचक ओविपोजिटर मिलता है और वो क्या करता है, जनन अंगों द्वारा एग पोड्स को लगभग 40 अंडे देते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक पोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोड बनाते हैं, या जनन अंग होते हैं ना, उससे एक इस तरीके का बनाते हैं, जैसे देखो इस तरीके से एक बैग सा बनाते हैं, उसको बोलते हैं पोड। उसके अंदर कितने अंडे दे देते हैं? 40 अंडे दे देते हैं। तो एक पोड के अंदर क्या होता है, एक पोड के अंदर 40 अंडे हो सकते हैं। फिर उसे ओवी पोजिटर की सहायता से क्या कर देते हैं, मिट्टी में भर देते हैं, गाड़ देते हैं। अब अंडों को भूमि में छोड़ते समय क्या होता है, उसके जन्म छिद्र से जो मेल फीमेल है उसके जेनिटल ऑर्गन से क्या होता है, एक फोम फोमी फ्लूइड झागदार पदार्थ निकलता है, जो कि बाद में अंडों के ऊपर डाला जाता है। अंडों के ऊपर डालने से वो बाद में सूख करके सीमेंट की तरह टाइट हो जाता है, ताकि अंडों की सुरक्षा होती रहे। ऐसे नहीं कि कोई भी आया और निपटा आया उसे। तो क्या होता है, सीमेंट की तरह सूख करके कार्य करता है और सुरक्षा करता है। अंडे लगभग 9 महीने तक क्या रहते हैं, भूमि के अंदर पड़े रहते हैं। तो एग के बारे में बात करें तो एग क्या है, सितंबर अक्टूबर महीने में क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। मेटिंग के दौरान नर है वो निपट जाता है, जो फीमेल है वो क्या करती है, अंडे देती है। किसकी मदद से? ओविपोजिटर की मदद से। ओविपोजिटर या फिर एक एग पोड के अंदर कितने अंडे होते हैं? 40 अंडे होते हैं। जब वो मिट्टी के अंदर अंडे देती है तो क्या करती है, एक गड्ढा खोदती है और उसमें मिट्टी में गाड़ देती है। जब वो अंडों को दे रही होती है तो उसी टाइम पे एक झागदार पदार्थ निकलता है, फोमी फ्लूइड निकलता है, जो कि बाद में सूख करके बिल्कुल सीमेंट की तरह कार्य करता है, जो कि अंडों की सुरक्षा करता है। और 9 महीने बाद में अंडे क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं, मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं और उसके बाद वो फूट जाते हैं। फूटने के बाद में वो क्या बन जाते हैं, निम्फ बन जाते हैं, शिशु बन जाते हैं। अब वर्षा ऋतु जब आती है 9 महीने बाद में, तो पानी के कांटेक्ट में आते हैं सीमेंट वगैरह, अंडे वगैरह, तो वो फूट जाते हैं। टेम्परेचर में उनके अनुकूल होता है। अब जो बच्चे निकलते हैं वो कैसे होते हैं, पंख रहित होते हैं, बेचारों के अंदर पंख भी नहीं आए होते। अब वो पंख नहीं आए होते तो बाहर निकलते हैं, अपनी मम्मी को ढूंढते हैं, मम्मी बेचारी के मिलते नहीं, तो फिर खाना ढूंढने निकल जाते हैं। पहले तो पूछते हैं मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी नहीं मिलती तो क्या बोले, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। खाने के पीछे भाग पड़ते हैं। तो बाहर निकलते ही क्या करते हैं, भोजन की तलाश करते हैं और भोजन मिलने पर उनके क्या हो जाते हैं, निर्मोचन हो जाता है। निर्मोचन का मतलब, या मेटामॉर्फोसिस का मतलब, कि एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज में चले जाना। अब क्या है कि सबसे पहले निम्फ था, शिशु था, वो बड़ा हुआ, छोटा बाहर आया। पहले मम्मी को ढूंढा, मम्मी मिली नहीं, मम्मी नहीं मिले तो क्या मिला, भोजन। भोजन को ढूंढने निकल गया, खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद में क्या हुआ, बोला शरीर को बदलो जल्दी करके। अभी उसने क्या किया, शिशु का विकास हो गया, अब शरीर बदलेगा। अब क्या कह रहा है कि पूर्व स्थित काइटिन के आवरण को त्याग कर काइट नए काइटिन के आवरण को क्या कर लेना, निर्माण कर लेना, उसे कहते हैं निर्मोचन या मोल्टिंग या एक्डेसिस। उसे क्या कहते हैं, निर्मोचन कहेंगे या मोल्टिंग कहेंगे या एक्डेसिस। एक्डेसिस, ठीक है। तो क्या है कि पुराने शरीर को छोड़कर, पुराने आवरण को छोड़कर नए आवरण को एड्सॉर्ब कर लेना। द क्या कह रहा है, दे shed their old chitinous outer layer and the development of new one, a process known as the molting या फिर एकेडाइसिस। वो क्या कहता है, अपने पुराने आउटर लेयर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है उसको। काइटिनियस जो होती है, काइटिन का जो बना उसका आउटर लेयर होती है, उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। डेवलपमेंट टू ए न्यू वन, नए के अंदर डेवलप हो जाता है। एंड द प्रोसेस नोन एज द माउंटिंग, मोल्टिंग या एकेडेसिस, वो उसको क्या बोलते हैं, एकेडेसिस बोलते हैं, इज नोन एज एकेडेसिस या फिर मोल्टिंग। अब शिशु से वयस्क बनते समय 5 से 6 बार निर्मोचन होता है, यानी कि उसमें जो मोल्टिंग होती है वो कितने बार होती है, 5 से 6 बार होती है। 5 से 6 बार अपने शरीर जो आवरण है उसको, लेयर को चेंज करता है वो। और सेकंड लेयर के बाद में उसमें क्या जाते हैं, पंख आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो किसी के हाथ में आता, फिर वो गाना गाता है कि पंछी दोनों उड़ता, फिर वो उड़ता ही फिरता है वो।
जहाँ भी जाता है खाना पीना खा के आ जाता है और भाग के आ जाता है। ठीक है, फिर वो क्या बन जाता है, प्रौढ़ बन जाता है, एडल्ट बन जाता है 5 के बाद में। जब 5 बार उसमें मोल्टिंग हो जाती है, निर्मोचन हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, प्रौढ़ बन जाता है। पूरा का पूरा पंखों का पूर्ण विकास अंतिम निर्मोचन के पश्चात हो जाता है। सेगमेंट फिर वो मेटिंग के लिए तैयार हो जाता है। मेटिंग के पश्चात नर निपट जाता है, अंडे देने के पश्चात मादा निपट जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी चलती है, एक पीढ़ी एक चलती है, लेकिन जनरेशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अंडे 40 दे रही है ना वो एक बार में। एक दो मेल फीमेल थे, वो तो मर गए, लेकिन पीछे 40 छोड़ गए, जनरेशन तो। ठीक है, फिर देखते हैं कृषि में क्या महत्व है इसका। एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्या करता है, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ये तो महत्व है इसके। चलो महत्व हो गया, नुकसान पहुंचाता है, बड़ा ही नालायक है। लेकिन परिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि इसको कोई दूसरा खा जाता है, इसलिए अब संतुलन बना रहता है। दूसरों को खाने के लिए बनाए और इसके खाने के लिए भसले बनी है। टिड्डे के मल गोबर की खाद से ज्यादा उर्वरक होते हैं। अरे भाई साहब, अब इसका गोबर कौन इकट्ठा करता है फिर भी टिड्डे का? कैसी कैसी बात करते हैं भाई किताब वाले भी। ठीक है, तथा मरने के पश्चात इसके शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन भी पादपों के लिए उपयोगी होती है। अरे भाई सीधी नाइट्रोजन दे देंगे, टिड्डे की क्या जरूरत है इसकी चटनी बनाने की। हम्म? चलो ठीक है, पहली बात तो क्या है, नुकसान पहुंचाता है, लेकिन परिस्थिति के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा क्या कह रहा है, खाद, इसकी जो खाद होती है टिड्डे की, वो क्या होती है, उर्वरकों से भी खतरनाक होती है, बहुत ही शानदार होती है। और इसके अंदर क्या होता है, मरने के बाद ये पौधों को क्या देता है, नाइट्रोजन दे देता है, यानी कि वो तो अपने आप ही निपट के मिट्टी में गिर जाएगा। अब कुछ परभक्षी होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे मकड़ी हो गई, छिपकली हो गई, या फिर पक्षी हो गए, इनको खा करके प्रकृति का संतुलन बना देते हैं, यानी इनका भोजन है बेचारों का। ये नहीं होगा तो इसे किसे खाएंगे। अब कुछ विदेशों में टिड्डे को भोजन के रूप में खाया जाता है। कुछ चाइनीज होते हैं, कुछ विदेशी होते हैं, कुछ इंडोनेशिया के होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, डिश बना बना के खाते हैं। देखो डिश कौन कौन सी होती है। मैक्सिको के अंदर कौन सी बनाई जाती है, चापुलाइना नाम की डिश बनाई जाती है, और ये व्यंजन बनाया जाता है जिसको टोर्टिलास के साथ खाया जाता है। यानी मलेशिया या मेक्सिको के अंदर जो टिड्डा होता है, ग्रास हॉपर होता है, उसको क्या किया जाता है, चापुलाइना नामक डिश बनाया जाता है, उसको तेल वेल में फ्राई करके, और उसको टोरसस के साथ खाया जाता है, टोरसस नाम का, और उसको मिर्च और सॉस लगा करके खाया जाता है। यानी इसके ऊपर मिर्च डालेंगे, सॉस दे दनादन लपेट देंगे उसको। तो कौन सा है, मैक्सिको के अंदर किस नाम से खाया जाता है, चापुलाइना डिश होती है। अगर सवाल आ जाए बताओ चापुलाइना क्या होती है, तो चापुलाइना टिड्डे की एक डिश है जो मैक्सिको के अंदर खाई जाती है। और इसको किसके साथ खाते हैं, मिर्च और सॉस के साथ खाते हैं, और किसके साथ, टॉर्सिलोस के साथ भी खाते हैं। आगे नहीं आगे बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए ये यहाँ पे आता है, इसीलिए मैक्सिको वैक्सिको में घूमने नहीं जाता बर्बादी करने के लिए। उन्हें पता है, वो चापुलाइना बना के तुरंत बोले क्या फ्री के फूड आ गया, जल्दी से ले लो, छोड़ते ही नहीं। अब क्या करता है कि ये बेगम बाजार है, बेगम बाजार, बेगम बाजार कहाँ का है, नाइट मार्केट तथा कुछ चीनी खाद्य पदार्थों में इसका वितरित बेचा जाता है। इसको क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है, बेचा जाता है मार्केट के अंदर। जैसे जावा और इंडोनेशिया में तले हुए टिड्डों को खाया जाता है। बोला टिड्डा आया, पकड़ो, तेल में फ्राई करो और खा लो। तो इंडोनेशिया और जावा के अंदर ऐसा काम किया जाता है। और ओखलोन नामक अमेरिका के मूल निवासी ने गड्ढे में आग जलाकर टिड्डों को भून करके खाने के रूप में एकत्रित किया। उसने क्या किया, खेत के चारों तरफ क्या लगा दिए, उसके खेत में क्या थे, टिड्डे ज्यादा हो गए थे, फसलों को खा रहे थे। बोला ऐसे कैसे भाई, तू मेरी फसलों को खा रहा है। तो उसने क्या किया, जितने भी खेत के चारों तरफ खाई खोद दी, उसमें आग जला दी। अब जितने भी टिड्डे बाहर खेत से जा रहे थे, वो आग की लपेट में आगे धम जैसे नीचे गिर रहे थे, उसका पकौड़ा बन रहा था साथ के साथ में। अब जैसे वो मर जाता उसको निकाल लेता वो, और दे दनादन चटनी के साथ लपेटता। बोला तू मेरी फसल खाएगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। हैं? तो अमेरिका वाले ऐसे करते थे। अब इसका देखते हैं अभी, अगर डायग्राम आ जाए अभी लाइफ साइकिल का कैसे बनाना है, तो ये तो धुंधला हो गया था, चल अपने वैसे बना लेंगे। चलिएगा भी, हाँ। सबसे पहले क्या हो जाता है, एडल्ट होता है, वयस्क होता है। वयस्क क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे 7 से 10 दिन के भीतर भीतर दे देते हैं सारे के सारे।
ठीक है। अंडे देने के बाद वो 9 महीने तक पड़े रहते हैं, और 9 महीने के बाद में क्या निकलता है उससे, शिशु निकल जाता है, बच्चे निकल जाते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, अब ये इसकी प्रथम अवस्था होती है। क्या होती है? प्रथम अवस्था या फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज होती है। फिर इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट माउंटिंग होती है, फर्स्ट मोल्टिंग होती है। ठीक है, मोल्टिंग, फर्स्ट मोल्टिंग यानी कि प्रथम निर्मोचन होता है। प्रथम निर्मोचन होने के बाद फिर भी क्या बनेगा, शिशु ही बनेगा, लेकिन शिशु कौन सी अवस्था में आ जाएगा, दूसरी अवस्था में आ जाएगा, सेकंड स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेज के ऊपर उसमें क्या होगा, सेकंड मोल्टिंग होगा, द्वितीयक निर्मोचन होगा। ठीक है, द्वितीयक निर्मोचन होगा। अब द्वितीयक निर्मोचन के बाद पता है तुम्हें, शिशु बनेगा तो शिशु, लेकिन क्या आ जाते हैं इसमें, पंख आ जाते हैं, फिर ये उड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर इसमें क्या होगा, थर्ड निर्मोचन होगा, फिर होगा फोर्थ निर्मोचन होगा, फिर होगा फिफ्थ निर्मोचन होगा। फिफ्थ के बाद में वो क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है। अब ये जो वयस्क से या शिशु से जो एडल्ट बनने की प्रोसेस है वो कितने दिन में होती है, 70 से 80 दिन में पूरी हो जाती है। कितने दिन में पूरी हो जाती है, 70 से 80 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। और मैं कहूँ अंडे से शिशु निकलने की जो टाइमिंग पीरियड है वो कितना है, 9 मंथ का है। क्या इतनी बात आई नहीं आई समझ में? तो बस फिर इसी के साथ अपना चैप्टर हो जाता है खत्म। इसमें भी वही कुछ दिया हुआ है कि जीवन चक्र में अंडे 7 से 10 दिन के बीच देता है। उष्मायन काल या सैन्य का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 9 महीने का होता है। फिर उसमें शिशु की प्रथम अवस्था निम्फ होती है, फर्स्ट स्टेज। अब उस अंडे से फूटने के बाद प्रथम शिशु अवस्था निकलती है, उसमें फर्स्ट मोल्टिंग होती है, फर्स्ट मोल्ट होता है। उसके बाद में वो सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है। जब उसमें सेकंड मोल्टिंग होती है तो वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। जब इसमें थर्ड मोल्टिंग होती है तो वो चौथी स्टेज में पहुंच जाता है। जब फोर्थ मोल्टिंग होती है तो उसमें फिफ्थ स्टेज में पहुंच जाता है। और फिफ्थ मोल्टिंग होती है तो वो एडल्ट बन जाता है। और एडल्ट में क्या हो जाते हैं, एडल्ट शिशु से एडल्ट बनने में टोटल कितने दिन लग जाते हैं, 70 दिन लग जाते हैं। तो इसी के साथ अपना चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, टाटा हो जाता है, बाय बाय हो जाता है। आप बताओ इसके अंदर कोई डाउट हो आप लोगों को? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई डाउट होगा, क्योंकि इतना आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर यही है। इससे आसान तो कोई चैप्टर है ही नहीं अपना। तो इसी के साथ अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये चैप्टर अपना फिनिश होगा। इसी तरीके से पूरी की पूरी एग्रीकल्चर बायो अपने एक साथ में कंप्लीट कर देंगे। आगे नहीं आगे बात समझ? तो इसी तरीके से अपने क्या करेंगे, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर बायो कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ आप नोट्स तो बनाते रहना इसके साथ साथ में। आगे तो मैं अड़ ही नहीं रहा इसके, भी आगे कहीं मैं अड़ रहा हूँ। ठीक है, और ये वाले जो काम है आप लोगों के, ये क्या आएंगे, आगे भी काम आएंगे। ऐसे नहीं कभी बार बार में काम आएंगे, अभी ग्रेजुएशन में भी काम आएंगे, मास्टर्स के अंदर भी काम आएंगे। तो अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ लो इसे, तो लाइफ टाइम तक काम आते रहेंगे। अगर अच्छे तरीके से एक बार कवर कर लोगे और अब नहीं करोगे तो आगे जाके करने पड़ेंगे। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अच्छी लगी है तो अपने क्या कर लो, सब्सक्राइब करके बैठ जाओ तुरंत, और नहीं लगी है तो रहने दो भाई, क्या दिक्कत है। अपने भाई बंधुओं को भेज दो कि पढ़ भाई जल्दी करके।